अब हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं क्लास 7th का साइंस का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, किस तरह से प्लांट्स अपना फूड हैबिट्स कंज्यूम करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं, क्यों न्यूट्रिशन की ज़रूरतें हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करके हम आज थर्ड पार्ट में आगे बढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पेज से हमको न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, जिसमें आता है न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ इनटेक, किस तरह से आपको फूड लेना है और कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब पूरा मिला के होता है एनिमल न्यूट्रिशन। क्योंकि हमको अगर कोई काम करना है तो हमको एनर्जी चाहिए, हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? हम जहाँ जो खाना खाते हैं उस खाने से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो एनिमल्स 2 तरह के फूड कंज्यूम कर सकते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं सॉरी, और दूसरा होता है जो एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, उन एनिमल्स को जो खुद प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से 2 वैरायटी ऑफ एनिमल न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। एक होता है हर्बीवोर्स और एक होता है ओमनीवोर्स या फिर कार्निवोर्स। ओमनीवोर्स मतलब जो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। और ये जो हमारा फूड इनटेक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। अब हमने देखा कि जब हम बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में, ये देखिए कॉम्प्लेक्स फूड जो है ये सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा तभी आपको बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। और ये कन्वर्शन को हम बोलते हैं डाइजेशन। अगर आपने खाया कुछ और वो डाइजेस्ट हो गया है तो ही आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। फिर आते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब इसमें हमने ये एक्टिविटी करा था कि इस एक्टिविटी में कौन कौन से एनिमल्स है और किस तरह के फूड वो कंज्यूम करते हैं और उसका मूडिंग हैबिट क्या है, फीड ऑफ मूड क्या है। तो इस एक्टिविटी को आप लास्ट के वीडियो में स्टार्टिंग में ही ये दिया हुआ है, तो ये आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था स्टार फिश के बारे में कि स्टार फिश जो है वो अपने फूड को एनगल्फ करने के लिए पहले अपने स्टमक को माउथ से बाहर निकल देता है, उसके बाद उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है। हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन इन ह्यूमंस सॉरी, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन इन ह्यूमन में हमने पढ़ा था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें टोट्स है, 6 पार्ट्स है। पहला पार्ट है बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप, उसी को ईसोफेगस बोलते हैं, थर्ड है हमारा स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन जो एंड होता है रेक्टम में, और सिक्स्थ है एनस। और ये एक लंबा सा पाथ है। अब इस पाथ को एक साथ जब हम मिलाते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स, ये जो 6 कंपार्टमेंट्स है, इन 6 कंपार्टमेंट्स को कंबाइंडली बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब इसी के साथ जब हम ग्लैंड्स को भी जोड़ दें, ये हमारा हो गया कंपार्टमेंट्स, जो हमारे पार्ट्स है जहाँ से फूड पास कर रहा है माउथ से लेके एनस तक, और इसी को हम ऐड कर रहे हैं इसी में, मान लो अपने एसोसिएटेड ग्लैंड्स को जो जूस क्रिएट कर रहा है। तो जब ग्लैंड्स जुड़ जाते हैं तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हमने ये एक टर्मिनोलॉजी देखा था जहाँ पे हम सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है सलाइवा, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। उसके बाद आता है पैंक्रियाज, ये सब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आपको ये डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आ रहे थे हम आके पहुंचे थे हम बकल कैविटी या माउथ पे। तो माउथ जो है वो हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट में है जहाँ पे हम फूड को इनटेक करते हैं। माउथ के अंदर हमारे पास टीथ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। टीथ में 2 तरह का टीथ था, एक था परमानेंट और एक है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ 6 to 8 years 10 years तक गिर जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। और इस जो फूड जैसे हम मुंह में डाल रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन।
और ये जो टीथ है उसको च्यू करने में हेल्प करता है। जब वो च्यू करता है, दोनों दांतों का ऊपर वाला जॉ और नीचे वाला जॉ जब एक दूसरे से टकराता है तो साइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सलाइवा रिलीज करता है। और ये सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। अब ये जो दांत है, इस दांत में ऊपर का जॉ और नीचे का जॉ, इस दोनों के मसल्स के अंदर में सॉकेट बना हुआ है, ग्रूव बने हुए, गड्ढे बने हुए हैं जिसमें उसी साइज का दांत आता है। तो जब हम दांत के स्टडीज करते हैं पता चलता है कि दांत 4 तरह के होते हैं हमारे माउथ के अंदर। सबसे पहला वाला है इंसाइजर, फिर है कैनाइन, फिर है प्रीमोलार और मोलार। तो हमने इसका काउंट भी किया था यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 में कि ये टीथ जो है ये हमको क्या कर रहा है, च्यूइंग में हेल्प करता है। और जब हम च्यूइंग है तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है जिससे हमारा फूड मिक्स हो जाता है। फिर हमने ये एक्टिविटी किया था जहाँ पे हमने देखा था कि जो च्यूड फूड है, जो चबा चुके हैं, उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि उसमें वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा टंग। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. buccal cavity के बेस पे रहता है और इसमें हम salivary glands से जो सलाइवा रिलीज हो रहा है वो फूड में मिक्स करने में ये बहुत इजीली हेल्प करता है। टूथ और टूथ डिके, इसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई फूड सब्सटेंस हमारे दांतों में चिपक जाता है तो वो क्या होता है, वहाँ पे वो शुगर जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिड हमारे दांत को खराब करना स्टार्ट कर देता है। जब हमारे दांतों में गड्ढे बन जाते हैं जिसको हम कैविटी बोलते हैं, उसी गड्ढे में आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या छोटे छोटे जो कीटाणु हैं वो नाम से ग्रो करने स्टार्ट करते हैं जिसको आप प्लैक बोलते हो। इसीलिए हमको अपने टीथ को क्लीन रखना चाहिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड है वो माउथ से जाता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के में, पर हमारे जो थ्रोट है उस थ्रोट में विंड पाइप और ईसोफेगस दोनों पैरेलली प्रेजेंट है, एक के बाजू में दूसरा। तो ऐसा कभी कभार हो सकता है कि जब हम खाना खाएं तो जब हम गटक रहे हैं वो गटकते वक्त विंड पाइप में चला जाए। जब आपके विंड पाइप पे चला जाता है तो आपको चोकनेस का फील होता है या फिर आपको हिकअप्स आते हैं। फिर अब हमको पढ़ना है एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.4 में बोला है प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम और बिटर गॉर्ड। बिटर गॉर्ड मतलब करेला। तो आपको 4 तरह का सॉल्यूशन बनाना है, एक है शक्कर, एक है नमक और एक है लेमन जूस जो कि खट्टा होगा और एक होगा नीम का क्रश्ड जूस, नीम का जूस निकालना है। अब आपके क्लासमेट को आंख बंद कर दो और आप उसको टेस्ट करने के लिए उसके टंग में डालो। जब आप उसके टंग में डालते हो तो उसको सारे टेस्ट फील हो जाएंगे और सारे टेस्ट के लिए हमारे माउथ में अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे वो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और टेस्ट बर्ड्स हमको टेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन कौन से तरह का टेस्ट आता है? टेस्ट में आते हैं हमारे पास सॉल्ट, शुगर, फिर है आपका एसिडिक या फिर टैंगी सा टेस्ट, उसके बाद आता है आपका बिटर या फिर कड़वापन। तो ये अलग अलग टेस्ट है, टेस्ट बर्ड्स है अलग अलग लोकेशंस पे जिसके थ्रू आप अपने फूड के टेस्ट को स्टडी कर सकते हैं। फिर है द फूड पाइप और ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस बाय नेचर एक पाइप है जो हमारे माउथ के फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। अब ये डायग्राम ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो फूड है वो फूड के ऊपर वाला पार्ट दब रहा है, तब जाके फूड आगे बढ़ रहा है और फिर जैसे जैसे ऊपर का पार्ट दबते जाएगा नीचे में पार्ट में वो धक्के से ही आगे आते जाएगा। इस तरह के मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस।
पेरिस्टालसिस मूवमेंट में जो फूड पाइप है उसमें ऊपर से सामान नीचे आते हैं। ठीक है, ये डायग्राम कहीं कहीं पूछता है पेरिस्टालसिस का मूवमेंट। The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at 2.2. The food pipe runs along the neck and to the chest. Food is pushed down by the movement of the walls of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal. पूरे alimentary canal में माउथ से लेके एनस तक इसी तरह से पूरा मूवमेंट होता रहता है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. अगर उस food को stomach accept नहीं करता है तो वो vomit हो जाता है। Recall the instance when you vomited after eating और think of a reason of it. Discuss with the parents and teacher. जब आपको उल्टी होती है तो आपको क्या होता है, आपको अजीब सा फील होता है, आपको लगता है कि जो हमने खाया है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको बहुत बेचैनी सी होती रहती है और उसी टाइम पे ये पूरा मुंह से बाहर आ जाता है। तो ये वॉमिट तब होता है जब आपने कुछ अलग सा खा लिया है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। अब बारी है स्टमक की। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। ये एक बड़ा सा बैग है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैट जे शेप का होता है एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. अब ऊपर में आया था फूड पाइप और नीचे में स्टमक के बाद नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड पाइप के बीच में एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टमक। The inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices. इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। जो हमारा इंटर लाइनिंग है स्टमक का, जो नीचे का या अंदर का जो लाइन है उसमें क्या सिक्रेट होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेशन का काम करता है और म्यूकस एक तरह का स्लरी है जो कि उसको आगे प्रोटेक्ट करता है अपने स्टमक को। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। क्यों प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर एसिड डायरेक्टली स्किन को टच करता है तो एसिड क्या करेगा, घाव बना देगा। और ऐसा कब होता है, जब हमको होता है अल्सर। अल्सर में क्या होता है कि ये जो म्यूकस का सिक्रीशन है ये कम होने लगता है या फिर आपका एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में जो स्टमक का अंदर का लेयर है वो लेयर खराब होने लगता है, जलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं अल्सर। The acid kills many bacteria that enter along with food and makes the medium in the stomach acidic, helps the digestive juices to act. अब जो एसिड है वो क्या करता है, एसिड का फंक्शन है कि वो जो बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ पेट में घुसा है उसको मारेगा और साथ ही साथ स्टमक का मीडियम जो है उसको एसिडिक बना देगा ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। डाइजेशन के लिए एसिडिक पीएच की जरूरत है जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बना दिया। अब डाइजेस्टिव जूसेस करेगा क्या, डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो हमने माउथ में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि बकल कैविटी में जब हम चबाते हैं तो सलाइवा रिलीज होता है और उससे एमाइलेज बनता है। तो एमाइलेज क्या काम कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड कर रहा था या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा रहा था। अब हम पहुंचे हैं स्टमक में, तो स्टमक में सेकेंड इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये जो स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस है वो क्या करेंगे, वो काम करेंगे प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब जैसे स्टमक का काम खत्म हो जाएगा तो स्टमक से सारा चीज चले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने के पहले हम ये स्टमक का आउटलाइन देख लेते हैं। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। In 1822, a man named Alexis Saint Martli was badly hit by a shotgun.
अब एलेक्सिस नाम का एक इंसान था जिसको गोली लगी थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टोमक। अब उसने चेस्ट को जब गोली लगी तो चेस्ट का वॉल खराब हो गया और साथ ही साथ स्टमक में एक होल बन गया। He was brought to an American army doctor William Bedmount। अब एक अमेरिकन डॉक्टर के पास उस इंसान को लिए जाया गया। The doctor saved the patient but could not close the hole properly and left it bandaged। अब डॉक्टर ने पेशेंट को बचा तो लिया था पर उसने वो होल को अच्छे से क्लोज नहीं कर पाया और वहाँ पे बैंडेज करके छोड़ दिया। ब्यूमॉन्ट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach. Through the hole, he made some wonderful observation। अब उसने देखा कि इस होल से मैं स्टमक के अंदर का बहुत कुछ सीख सकता हूँ। Fairmount found that the stomach was churning food। वो फूड को churn कर रहा था। Secreted a fluid which could digest the food। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed। स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा जब स्टमक पे उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। अगर स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट नहीं है तो फिर वो आगे मूव नहीं कर सकता। तो हमारे पास स्टमक में अब कहाँ तक पहुंच गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन अब डाइजेस्ट होके सिंपलर फॉर्म में आने लगा। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड, इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बहुत कॉइल्ड है। ये देखो ये डायग्राम जो हमने पहले देखा था, ये पोर्शन इसमें का ये जो बीच का पोर्शन है, ये बीच के पोर्शन में क्या होगा, ये बीच वाला जो पोर्शन था इस वाले हाईलाइटेड पोर्शंस पे ये है बहुत ज्यादा कॉइल। हमको ये आउटर लेयर को नहीं पढ़ना है, हमको बस इतना इनर लेयर को पढ़ता है। ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में ये बहुत ज्यादा कॉइलिंग रखता है, मतलब बहुत ज्यादा वायरिंग जैसा दिखेगा। और इसका लेंथ कितना है, सीधा कर दोगे तो 7.5 मीटर तक का इसका लेंथ आ जाएगा। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैंक्रियास। इसमें आता है लिवर और पैंक्रियास से जूसेस। बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो सिक्रीट जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन के लिए जूस आ रहा है वो कौन कौन सिक्रीट कर रहा है, 3 जन सिक्रीट कर रहे हैं। एक है लिवर, दूसरा है पैंक्रियास और तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन खुद। अब लिवर क्या है, लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। राइट साइड में लिवर प्रेजेंट है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आप इसको अंडरलाइन करिए, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है और अपर पार्ट के एब्डोमेन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखिए लिवर। ये है लिवर जो स्टमक के ऑपोजिट में प्रेजेंट होगा। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सबसे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इट सिक्रीट बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। एक छोटा सा थैली रहता है, थैली को बोला जाता है गॉल ब्लैडर, और इसके अंदर जमता क्या है, इसके अंदर रहता है जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस लिवर सिक्रेट कर रहा है वो सारे बाइल जूसेस को ये स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर के अंदर। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। तो हमने पहले माउथ में किया कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में हमने किया प्रोटीन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जाके हम कर रहे हैं फैट का डाइजेशन। पैंक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे में एक पत्ती जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो अभी तक कार्बोहाइड्रेट माउथ पे चपा लिए थे, प्रोटीन जो है वो स्टमक में डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया था,
और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया है आपके फैट्स का। तो अब ये तीनों जो प्रोडक्ट्स है ये सब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices completes the digestion to all components of the food। अब ये जो intestine में juices है इन सारे juices को ये कंज्यूम कर लेगा और कंज्यूम कर लेने से आपको सारे पार्ट्स जो आपने खाया क्या क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, तो ये सबका डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। Carbohydrates get broken into simpler sugars such as glucose. Fat are broken into fatty acid and glycerol, and proteins into amino acids. तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स में ये कन्वर्ट हो चुका है जो भी हमने खाया है। क्या क्या है वो प्रोडक्ट्स है ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड्स। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होगा? The digestive juices can now pass into the blood vessels in the wall of intestine। intestine के जो walls है उस walls के through blood में जा सकता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है absorption। The inner wall of the small intestines have thousands of finger-like projections. These are called as villi। Small intestine जो 7 मीटर लंबा था उसी के अंदर में finger-like projection होता है जिसको विलस बोला जाता है या विलाई बोला जाता है, और ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया के बढ़ने से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाएगा। अब मान लो आपके पास एक कॉपी है, पानी कहीं गिरा है और आपने एक कॉपी का एक पन्ना उसके ऊपर रखा है तो पानी वहां से एब्जॉर्ब होगा। अब अगर आपने दोनों पेपर्स को आजू बाजू रखा है तो फिर ज्यादा सरफेस एरिया कवर होगा और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होने के कारण उसमें आपका जो नंबर ऑफ या एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। अब विलाई क्या कर रहा है? द विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस फूड। ईच वेलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। ईच वेलस में क्या है? नेटवर्क है किसका? थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। छोटे छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं इन सारे वेलस के आसपास। अब क्या होता है, ये जब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है तो ये कहाँ भेज देता है? ब्लड में। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required for the food। अब जो हमको प्रोटीन्स चाहिए फूड में, ये इन सब में इसको ये कन्वर्ट करके पहुंचा देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। In the cell, इस सेल में ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करता है with the help of oxygen and carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होता है। The food that remains undigested and unabsorbed enters to large intestine। अभी तक जितना हमारे काम का था न्यूट्रिएंट्स, जो भी काम के न्यूट्रिएंट्स थे वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और अनएब्जॉर्ब्ड जो है, अब जो भी वेस्ट लग रहा है अभी तक का, वो चले जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? चौड़ा है और लंबाई में छोटा है। लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन था 7 मीटर का और ये है 1.5 मीटर का। अब ये क्या करता है, जो वेस्ट गया है लार्ज इंटेस्टाइन में, उस वेस्ट से पूरे पानी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट from the undigested food material। The remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi-solid feces। अब यहाँ पे जितना भी पानी था वो पानी जब एब्जॉर्ब हो गया, अब जो वेस्ट बचा ये कहाँ चले जाएगा? रेक्टम के पास। The fecal matter is removed through the anus from time to time। This process is called as egestion। जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है इसको फीकल मैटर बोला जाता है और ये बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू एनस।
तो अभी हमने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जिसका टॉपिक होगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर पढ़ रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन एक्स्ट्रा में इस नोट से बेनिफिटेड हो रहा है। थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।